नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्वी लद्दाख में अपनी 1 इंच जमीन किसी को नहीं लेने देंगे। ये बड़ा बयान दिया है राजनाथ सिंह ने। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कूच बिहार रैली में बोले अमित शाह, चुनाव होने तक ममता बनर्जी भी जय श्री राम कहने लगेंगी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पैंगोंग झील से कदम पीछे हटाने को मजबूर हुआ चीन। संसद में एलएसी पर राजनाथ के बयान की बड़ी बातें आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पूर्वी लद्दाख हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी को लेने नहीं देंगे, राजनाथ सिंह। जी हां दोस्तों, भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर अब तक 9 दौर की वार्ता हो चुकी है। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने इस दौरान पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पर जोर दिया गया था। ऐसे अब पूर्वी लद्दाख में वर्तमान स्थिति के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक है वो दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी एवं मान्य चौकियों पर लौट जाएं। हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए, राजनाथ सिंह। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ ने बताया कि बातचीत के लिए हमारी रणनीति तथा दृष्टिकोण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का यही फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। सितंबर 2020 से लगातार सैन्य और राजनयिक स्तर पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का परस्पर स्वीकार्य करने का तरीका निकाला जाए। अभी तक वरिष्ठ कमांडर के स्तर पर 9 राउंड की बातचीत हो चुकी है। राज्यसभा में सिंह ने कहा कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि द्विपक्षीय संबंध दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं और सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का यही फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि विभिन्न स्तरों पर चीन के साथ हुई वार्ता के दौरान भारत ने चीन को बताया कि वह 3 सिद्धांतों के आधार पर इस समस्या का समाधान चाहता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कूच बिहार रैली में बोले अमित शाह, चुनाव होने तक ममता भी जय श्री राम कहने लगेंगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को परिवर्तन यात्रा की अगुवाई की। इस दौरान राजवंशियों के गढ़ कूच बिहार में एक सभा में उन्होंने कहा कि यह सोनार बांग्ला बनाने की परिवर्तन यात्रा है। शाह ने दावा किया कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार घुसपैठ रोकने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा, यह परिवर्तन यात्रा घुसपैठ रोकने की यात्रा है। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। शाह ने आरोप लगाया कि ममता बंगाल को नीचे ले गई। सभा में मौजूद लोगों से शाह ने अपील की कि 10 साल तक टीएमसी को मौका दिया, एक मौका नरेंद्र मोदी को दें। हम आपको 5 साल में सोनार बांग्ला दे देंगे। चुनाव होने तक ममता भी जय श्री राम बोलने लगेंगी। शाह ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार आने से रोजगार के अवसर बनेंगे। उन्होंने दावा किया कि राज्य में सरकार आने से किसानों की आय बढ़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता को गुंडों पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के दंगा प्रमुख के मुकाबले बीजेपी का बूथ प्रमुख पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। शाह ने कहा कि ममता ने किसानों की मदद नहीं होने दी। उन्होंने कहा, हमारी सरकार आएगी तो जो 12,000 रुपए नहीं मिले उसके समेत 18,000 रुपए दिलाने के लिए पहले ही कैबिनेट मीटिंग में फैसला करेंगे। शाह ने आरोप लगाया कि ममता को राम से परेशानी है। उन्होंने पूछा कि जय श्री राम के नारे से क्या आपत्ति है। शाह ने कहा कि चुनाव होने तक ममता भी जय श्री राम बोलने लगेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पैंगोंग झील से कदम पीछे हटाने को मजबूर हुआ चीन। संसद में एलएसी पर राजनाथ के बयान की बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, संसद के ऊपरी सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच पीछे हटने पर सहमति बन गई है। पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर दोनों सेनाएं प्राथमिक पोस्ट पर तैनात सैनिकों को पीछे करेंगी। चीन जहां उत्तरी तट पर फिंगर 8 के पूर्व में जाएगा, वहीं भारतीय सेना फिंगर 3 के पास स्थित मेजर धान सिम थापा पोस्ट पर रहेगी। उन्होंने कहा कि पैंगोंग झील से सेनाओं के पूरी तरह से हटने के बाद दोनों सेनाओं के बीच एक बार फिर बातचीत होगी। उन्होंने सेना के बहादुर जवानों की भी तारीफ की। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया तथा अपने शौर्य एवं बहादुरी का परिचय दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि विभिन्न स्तरों पर चीन के साथ हुई वार्ता के दौरान भारत ने चीन को बताया कि वह 3 सिद्धांतों के आधार पर इस समस्या का समाधान चाहता है। उन्होंने कहा, पहला, दोनों पक्षों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा को माना जाए और उसका सम्मान किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यथास्थिति को बदलने का एक तरफा प्रयास नहीं किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में बनी वैक्सीन कोविशील्ड की जय। WHO ने भी बताया सेफ, देने जा रहा है अप्रूवल।
जी हाँ दोस्तों, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से विकसित किए गए कोरोना टीके कोविशील्ड की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जमकर तारीफ की है। WHO के पैनल ने बुधवार को कहा कि कोविशील्ड के फायदे किसी जोखिम के मुकाबले बहुत अधिक है और इन टीकों के इस्तेमाल के लिए सिफारिश की जानी चाहिए। पैनल ने कहा यह 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए भी सुरक्षित है। यूनाइटेड नेशंस की हेल्थ एजेंसी ने कहा कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को परखने का काम आखिरी चरण में है और इस महीने के मध्य तक इसे इमरजेंसी अप्रूवल दी जा सकती है। टीकाकरण पर WHO के स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट पैनल ने ज्वाइंट ब्रीफिंग में कहा कि कोविशील्ड के टीकों का अधिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि इसके फायदे किसी जोखिम से बहुत अधिक हैं। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि इस उत्पाद को जल्द इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिल सकती है। सेज ने कहा कि इसके 2 डोज दिए जाएं और इनके बीच 8 से 12 सप्ताह का गैप हो। इनका इस्तेमाल 65 या इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए भी हो सकता है। सेज के प्रमुख अलेजांड्रो क्रावियोटो ने कहा कि साउथ अफ्रीका जैसे देशों में भी इसे इस्तेमाल नहीं किए जाने की कोई वजह नहीं है, जहां कोरोना वायरस के एक नए स्ट्रेन की वजह से एस्ट्राजेनेका के टीकों प्रभावीपन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने एक सिफारिश की है कि भले ही इस वैक्सीन की सुरक्षा क्षमता में पूर्ण प्रभाव होने की संभावना में कमी हो, विशेष रूप से गंभीर बीमारी के खिलाफ इस बात का कोई कारण नहीं है कि इसका उपयोग उन देशों में भी नहीं किया जाए जहां नए स्ट्रेन फैल रहे हैं। गौरतलब है कि साउथ अफ्रीका में एस्ट्राजेनेका के टीकों का प्रयोग रोक दिया गया क्योंकि कुछ एक छोटे ट्रायल के डेटा से यह बात सामने आई कि यह नए स्ट्रेन के हल्के से मध्यम संक्रमण से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सख्त हुए सरकार के तेवर, कहा ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप या कोई भी हो, गलती पर होगा कड़ा एक्शन। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के ट्विटर के साथ चल रहे विवाद के बीच IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को कहा कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दोहरे मानक की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान जवाब में कहा, यह ट्विटर हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो या व्हाट्सएप हो, अगर ये प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 26 जनवरी को राजधानी में हुई हिंसा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार ने कहा था कि खालिस्तानी और पाकिस्तान की ओर से समर्थित भारत के खिलाफ चल रहे ट्विटर अकाउंट्स को बंद किया जाए। इस मामले में आदेश का पालन न करने पर IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत कार्रवाई भुगतने की चेतावनी देने की भी बात सरकार ने कही थी। इसी मसले पर बोलते हुए IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत सरकार के कड़े रुख से परिचित करा दिया है। मंत्री ने कहा, भारत में काम करें, आपके यहाँ लाखों फॉलोअर्स हैं, पैसा कमाएं, लेकिन आपको भारतीय कानूनों और संविधान का पालन करना होगा। उन्होंने कहा, हमने अब ट्विटर को हरी झंडी दे दी है, हमारे विभाग ट्विटर के साथ बातचीत में है, इसलिए मैं इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और सदन में यह सवाल उठाना चाहता हूं कि यह मुद्दा क्या है कि जब US कैपिटल हिल में हिंसा हुई तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पुलिस जांच के साथ खड़े रहे, लेकिन जब लाल किले पर हिंसा हुई तो वही प्लेटफॉर्म भारत सरकार के खिलाफ चले जाते हैं। लाल किला हमारे गौरव का प्रतीक है, हम इस दोहरे मापदंड की अनुमति नहीं देंगे। यह क्या है, आप नरसंहार ट्रेंड कर रहे हैं। मंत्री ने कहा, हम सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं, इसने आम लोगों को सशक्त बनाया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। हालांकि अगर फर्जी खबरें फैलाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के लिए अमेरिका की नई रणनीति, राष्ट्रपति बाइडेन ने की नई टास्क फोर्स की घोषणा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की घोषणा की है। पेंटागन यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष रक्षा विभाग टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके साथ ही बीजिंग की हर चाल को नाकाम करने के लिए सैन्य रणनीति की समीक्षा करने के लिए कहा गया है। पेंटागन यात्रा के दौरान बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, ये समीक्षा बेहद महत्वपूर्ण थी जिससे हम चीन की रणनीति के खिलाफ मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका को हिंद प्रशांत तथा दुनिया भर में शांति बनाए रखने और अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए चीन द्वारा उत्पन्न बढ़ती चुनौतियों पर रोक लगाने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल में लोकतंत्र बचाने को भारत की शरण में दहल, कहा मदद करे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। जी हां दोस्तों, नेपाल के पूर्व PM पुष्प कमल दहल प्रचंड देश में लोकतंत्र बचाने के लिए भारत की शरण में है। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस मामले में भारत से अपील की है। बुधवार को काठमांडू में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े को संबोधित करते हुए पुष्प कमल दहल ने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि PM KP शर्मा ओली के चलते देश में लोकतंत्र खतरे में है और हम ऐसे देशों से उसे बचाने की अपील कर रहे हैं जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हैं। पुष्प कमल दहल ने खुले तौर पर भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करके उन्होंने साफ इशारा जरूर किया है। दरअसल बीते साल 20 दिसंबर को KP शर्मा ओली ने संसद भंग करने का फैसला लिया था। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं
खास तौर पर ऐसे देशों से जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हैं और जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं। इसके अलावा हम अपने पड़ोसियों से अपील करते हैं कि वे ओली के अलोकतांत्रिक फैसले के खिलाफ बोले। ओली की ओर से संसद भंग किए जाने की बात से ही दहल और माधव कुमार नेपाल के नेतृत्व वाला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का धड़ा विरोध कर रहा है। सदन भंग किए जाने के 2 दिन बाद ही कम्युनिस्ट पार्टी भी विभाजित हो गई थी और अब उसके किस गुट को वैधता प्रदान की जाए, यह मामला चुनाव आयोग के समक्ष लंबित है। दहल और नेपाल गुट का कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी का उनका अधिकार है, जबकि ओली का कहना है कि पार्टी उनके साथ है। इसी सिलसिले में बुधवार को ओली के खिलाफ प्रचंड और माधव नेपाल गुट ने बड़ा प्रदर्शन किया था। अब शुक्रवार को भी यह गुट एक बड़ा प्रदर्शन करने वाला है। मंगलवार को भी पुष्प कमल दहल ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अपील की थी। हालांकि उनके गुट के किसी और नेता ने अब तक इस तरह की मांग नहीं की है। ओली की ओर से संसद को भंग किए जाने के बाद से अब तक 2 महीने का वक्त गुजर गया है। नेपाल के संविधान की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है यह एक तरह से तख्तापलट जैसा है। इसके बाद भी अब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने खुलकर अपनी बात नहीं रखी है। इस मामले में प्रतिक्रिया देने वाला भारत पहला देश था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था, नेपाल में हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नजर है। यह उनका आंतरिक मामला है जिसे उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से हल करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब भारतीय सीमा में नहीं होगी आतंकियों की घुसपैठ, भारत ने की ये खास तैयारी। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए पुरानी बाड़ की जगह नई बाड़ लगाने का काम जारी है। यह बाड़ ऐसी होगी जिसे आतंकी काट नहीं पाएंगे और न ही इस पर जंग लग पाएगा। 1 किलोमीटर में इस बाड़ को लगाने की लागत लगभग 4 करोड़ रुपए है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पंजाब के अमृतसर में 7.18 किलोमीटर लंबे एंटी कट फेसिंग बाड़ लगाने का पायलट प्रोजेक्ट मार्च 2020 में पूरा हो चुका है। इसे लगाने पर 14.30 करोड़ का खर्च आया है। वर्ष 2019 में गृह मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में जहां पर कमजोर फेसिंग लगी है वहां एहतियात के तौर पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पिछले साल केंद्र ने 2 पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत करीब 71 किलोमीटर की दूरी कवर किया है, जिसमें 10 किलोमीटर क्षेत्र भारत पाक सीमा और 61 किलोमीटर क्षेत्र भारत बांग्लादेश सीमा का कवर किया गया है। अब इसे पाकिस्तान के साथ लगती 3323 किलोमीटर और बांग्लादेश से लगती 4096 किलोमीटर लंबी सीमा पर कई चरणों में पुराने बाड़ को हटाकर एंटी कट फेसिंग की जाएगी। बता दें कि अभी सीमा के अधिकांश हिस्से में जो कटीली तार लगी है उसे घुसपैठिए आसानी से काट देते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगी सीमा पर ऐसी ही तार लगी है। सरकार की प्राथमिकता फिलहाल पंजाब और कश्मीर से लगे पाकिस्तान की 1900 किलोमीटर लंबी सीमा पर एंटी कट फेसिंग करना है ताकि घुसपैठ को पूरी तरह रोका जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अभी तक के सबसे बड़े अभ्यास में जुटी इंडियन नेवी, चीन पाकिस्तान टेंशन में। जी हां दोस्तों, बीते साल लद्दाख में चीनी सेना के साथ हुई झड़प के बाद से ही भारत और चीन के संबंधों में खटास आई हुई है। तमाम कोशिशों और बातचीत के बाद भी दोनों देशों के बीच अभी पूरी तरह से मामला नहीं सुलझा है। इसी बीच भारतीय नौसेना वर्तमान भू सामरिक वातावरण के संदर्भ में अपनी युद्धक क्षमता का परीक्षण करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अभी तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज में जुटी हुई है। फरवरी में तक चलने वाले इस अभ्यास में नौसेना की युद्धपोत के साथ वायुसेना, सेना और भारतीय कोस्ट गार्ड भी शामिल होंगे, जिनमें वायुसेना के लड़ाकू और टोही विमानों के साथ साथ सेना और भारतीय कोस्ट गार्ड के अन्य आधुनिक संसाधन भी हिस्सा ले रहे हैं। नौसेना ने इस युद्धाभ्यास को लेकर बताया, यह कवायद जनवरी की शुरुआत में शुरू हुई थी, जो कि फरवरी के तीसरे सप्ताह तक समाप्त हो जाएगी। नौसेना के अनुसार इस अभ्यास में वह अपने आक्रमण और बचाव दोनों ही क्षमताओं का आकलन कर रही है। ऐसा समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और हिंद महासागर में स्थिरता कायम रखने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह अभ्यास ऐसे समय में चल रहा है जब भारत के संबंध पाकिस्तान के साथ ही चीन से भी बिगड़े हुए हैं। सुरक्षा के तौर पर संभावित खतरे के बीच ट्रोपैक्स 21 काफी मायने रखता है। इसके अलावा इससे IOR और इंडो पैसिफिक के मामले में भी भारत की भूमिका बढ़ेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर बदलेगा मौसम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बारिश का अलर्ट, दिल्ली यूपी में कोहरा। जी हां दोस्तों, आज 11 फरवरी हो गई है, लेकिन मौसम लगातार बदल रहा है। लोगों को जहां सिर्फ सुबह शाम की ठंड का एहसास हो रहा है, वहीं उत्तरी हिमालय क्षेत्रों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश होने के आसार बने हुए हैं। अनुमान जताया गया है कि 15 फरवरी के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में बेमौसम बारिश हो सकती है। इन सभी राज्यों में 16 से 20 फरवरी के बीच गरज के साथ बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं देश के कई इलाकों में सुबह शाम कोहरा दर्ज किया जा रहा है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। दिल्ली, पंजाब, यूपी, राजस्थान, हरियाणा के कई इलाकों में आज भी घना कोहरा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अपने ताजा बुलेटिन में यह जानकारी दी है। उत्तराखंड में भी मौसम लगातार बदल रहा है। यहाँ पर स्थित कुमाऊं में मौसम ने करवट बदली और दोपहर बाद पिथौरागढ़ के पहाड़ी इलाकों में हल्का हिमपात शुरू हो गया, जबकि गढ़वाल में आसमान साफ रहा और चटक धूप निकल रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन सीमा पर 9 महीने बाद शांति, दोनों देशों ने पैंगोंग त्सो से हटाने शुरू किए टैंक। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच पिछले साल से चले आ रहे सीमा विवाद के बीच दोनों पक्षों ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारों से टैंकों और इन्फेंट्री युद्धक वाहनों को वापस लाना शुरू कर दिया है। यह जानकारी बुधवार को इस डिसएंगेजमेंट योजना के संबंधित अधिकारियों ने दी। इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से इस बात का ऐलान करने के बाद कि बीजिंग ने वास्तविक नियंत्रण रेखा से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, लेकिन इन अहम रणनीतिक चोटियों पर सैनिक अभी भी मौजूद हैं। पूर्वी लद्दाख में संघर्ष के कई बिंदुओं में से एक से बख्तरबंद वाहनों और उपकरणों की वापसी की खबर दोनों देशों के बीच हुई पिछली कमांडर स्तरीय वार्ता के करीब 15 दिन बाद आई है। दोनों पक्षों ने सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर 24 जनवरी को बैठक कर चर्चा की थी। उधर चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने बुधवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर तैनात भारत और चीन के अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने बुधवार से व्यवस्थित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया। कियान ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर तैनात भारत और चीन के अग्रिम पंक्ति सैनिकों ने बुधवार से व्यवस्थित तरीकों से पीछे हटना शुरू कर दिया। उनके इस बयान से संबंधित खबर चीन के आधिकारिक मीडिया ने साझा की है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की 9वें दौर की वार्ता में बनी सहमति के अनुरूप दोनों देशों के सशस्त्र बलों की अग्रिम पंक्ति की इकाइयों ने 10 फरवरी से पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से व्यवस्थित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया। दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले साल मई से गतिरोध चला आ रहा है। दोनों देश कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य वार्ता कर चुके हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच 24 जनवरी को मोल्डो चुशुल सीमा स्थल पर चीन की ओर कोर कमांडर स्तर की 9वें दौर की वार्ता हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्वी लद्दाख में अभी कैसे हैं हालात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल संसद में देंगे जवाब। जी हां दोस्तों, भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले साल के अप्रैल महीने से जारी सीमा विवाद को लेकर तनावपूर्ण माहौल चल रहा है। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ कमांडर स्तर की 9 दौर की बातचीत होने के बाद भी कोई ठोस हल नहीं निकला है। अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को राज्यसभा में बयान देंगे। वे संसद में बताएंगे कि पूर्वी लद्दाख में वर्तमान समय में कैसे हालात हैं। यह जानकारी रक्षा मंत्रालय के ऑफिस ने बुधवार को दी। मालूम हो कि चीन के रक्षा मंत्रालय ने आज दावा किया है कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर पर तैनात भारत और चीन के अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने बुधवार से व्यवस्थित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है। हालांकि इन पर भारतीय पक्ष की ओर से कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल वू कियान ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर तैनात भारत और चीन के अग्रिम पंक्ति के सैनिकों ने बुधवार से व्यवस्थित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया। वहीं चीन के इस दावे पर नई दिल्ली स्थित सूत्रों का कहना है कि भारत और चीन ने टैंक्स, सेना के वाहनों आदि को दक्षिणी पैंगोंग त्सो से वापस लेना शुरू कर दिया है, लेकिन जवान अभी भी अपनी पोजीशन पर कायम है। संसद के मानसून सत्र में भी राजनाथ सिंह ने लद्दाख गतिरोध पर जवाब दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारे जवानों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं और हम किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री ने बताया कि चीन ने सीमा पर गोला बारूद इकट्ठा कर लिया है, लेकिन हमारी सेना भी तैयार है। हमारे जवान देशवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि किसी को भी हमारे सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे दृढ़ निश्चय के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। भारत मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता जरूरी है। बता दें कि तकरीबन 2.5 महीने के बाद भारत और चीन की सेनाओं के वरिष्ठ कमांडरों के बीच में पिछले महीने 9वें दौर की बातचीत हुई थी। चीन की ओर मोल्डो में हुई वार्ता में दोनों पक्षों के बीच डिसएंगेजमेंट पर चर्चा हुई थी। दोनों देशों के बीच हुई चर्चाओं में भारत का रुख स्पष्ट रहा है कि चीन को अप्रैल की शुरुआत वाली जगह पर वापस जाना होगा। इस बीच पिछले दिनों चीन ने तकरीबन 10,000 जवानों को वापस भी बुलाया था। मालूम हो कि दोनों पक्षों में जून महीने में दोनों के रिश्ते तब और बिगड़ गए थे जब 1975 के बाद पहली बार LAC पर किसी सैनिक की शहादत हुई थी। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, जबकि चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में भाजपा के चौथे चरण की परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे अमित शाह, रैली को भी करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बृहस्पतिवार को कूच बिहार से भाजपा की परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा की ओर से जारी बयान में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने कहा कि शाह ठाकुरबाड़ी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद शाम को केंद्रीय गृह मंत्री कोलकाता में पार्टी के सोशल मीडिया स्वयंसेवकों की बैठक को संबोधित करेंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले शाह का पश्चिम बंगाल दौरा दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा की वजह से स्थगित हो गया था।
भाजपा ने पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों तक पहुंचने के लिए 5 चरणों में परिवर्तन यात्रा निकालने की योजना बनाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक बार फिर करवट लेने वाला है मौसम, देश के इन हिस्सों में है बारिश का अनुमान। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में दिन में तेज धूप निकलने से लोगों को सर्दी से राहत मिली हुई है। वहीं देश के कई हिस्सों में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश होने के आसार बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह आसमान साफ रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सामान्य तापमान है। स्काई मेट के अनुसार आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में बेमौसम बरसात की शुरुआत होने वाली है। अनुमान जताया गया है कि 15 फरवरी के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में बारिश के आसार बने हुए हैं। इन सभी राज्यों में 16 से 20 फरवरी के बीच गरज के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं कश्मीर में मंगलवार को गुलमर्ग को छोड़कर अन्य स्थानों पर न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि घाटी के ऊंचाई वाले कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बर्फबारी होने का अनुमान है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।